Very good morning. I'm Nityanand Sharma. Today we are discussing a miscellaneous exercise of the chapter number 2, which is relation and function. Now, question number first. The relation f is defined by fx x square when x lie between 0 to 3 and 0 and 3 both are included, and x lie between 3 to 10 when 3 and 10 both are included. The result will be 3x. The relation g is defined by gx is again this, and show that f is a function and g is not a function. आपको ये शो करना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है. तो ये कैसे शो करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन को आप एक काम करते हैं, आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो स्विचिंग देख सकते हैं. जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब अगर आप 0 पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 0 आएगा, 1 पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 1 आएगा, 2 पे रखेंगे तो 4 आएगा, बट 3 पे रखेंगे तो 9 आएगा. और 3 और यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है. तो इसमें 3 डिफरेंट आ रहा है क्या? इसमें 3 डिफरेंट आ रहा है क्या? ये चेक कर लो. तो ये 3 इसमें भी रखे, देखो 3 3 9 आ रहा है, और यहाँ पे 3 रखने पे भी 9 आ रहा है. इसका मतलब ये है कि फंक्शन 3 पे रेस्पॉन्स सेम दे रहा है, बाकी 4 5 6 पे जो भी आएगा वो सेम रेस्पॉन्स आएगा. इसका मतलब फंक्शन की इमेज वो यूनिक इमेज आ रही है, और यूनिक इमेज आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपका जो है वो सेम यूनिक फंक्शन दे रहा है, इमेज दे रहा है, इसलिए ये f इज ए फंक्शन. बट नाउ डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन g इज डिफाइन एज gx दे रहेगा 0 से 2 और 2 से 10 दे रहेगा आपको. 0 से 2 पे आपको फंक्शन दे रहेगा एक्स स्क्वायर, और 2 से 10 पे दे रहेगा 3x. तो 0 रखने पर एक्स स्क्वायर, 1 रखने पर एक्स स्क्वायर, एंड 2 रखने पर आप देखो 4 आएगा. बट यहाँ 2 रखने पर 2 3 6 आ रहा है, जो कि मैंने ये बताया गया कि पिछले वाले में 3 रखने पर 9 आ रहा है और 3 रखने पर 3 3 6 9 आ रहा है, 3 3 9 आ रहा है तो 9 आ रहा है. तो दोनों केसेस में f 3 पे रेस्पॉन्स सेम है, तो f इज ए फंक्शन. बट g में 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 और 2 रखने पर 3 इंटू 2 जो कि 6 आ रहा है. 4 और 6 आप देख सकते दोनों सेम नहीं है, जबकि इमेज सेम होनी चाहिए थी. तो सेम नहीं आ रही, इसलिए अपन कह देंगे g इज नॉट ए फंक्शन. g इज नॉट ए फंक्शन एंड f is a function. Okay, now question number 2 कह रहा है आपको if fx equals to x square find f 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. ये कैलकुलेट करना आपको, ये पूरा ये कैलकुलेट करना, और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर. तो यानी पहले 1.1 पे यहाँ रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा 1.21, और f 1 पे 1 का 1 स्क्वायर 1. तो इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं आप देखिए, f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. 1.1 का फंक्शन पे रखोगे स्क्वायर में तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. अगेन 1.1 में से 1 माइनस किया तो 0.1 आ गया. आप देखोगे 1.21 में से माइनस करोगे तो 0.21 और ये 0.1, एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2.1 आंसर आ गया. तो ये आंसर आ गया आपके पास. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आप लोगों को फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन का क्या निकालना? डोमेन निकालना है. और डोमेन निकालना मतलब इनपुट वैल्यूज x निकालना. ये x की वैल्यूज निकालने की, कौन सी x की वैल्यूज होगी. आप देख सकते हैं ये एक रेशनल फंक्शन है p/q की फॉर्म में, जहाँ q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होने पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये 0 कहाँ हो रहा है? ये देखिए, जो ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है इसके जीरोस पे, ये पॉलिनोमियल 0 होगा उसके जीरोस पे. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो इसके अपन ने पॉलिनोमियल के फैक्टर किए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किए. फैक्टर करने पर अपने को देखा कि फैक्टर आ रहे हैं x इक्वल्स टू 2 और 6 आया. तो 2 और 6 को अपने को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये x की सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं, बट x पे वो नहीं रख सकते हैं जो इस पे ये फंक्शन 0 हो जाए. तो ये क्योंकि ये फंक्शन 0 होने पर ये नॉट डिफाइन बना देगा. तो r में से अपन ने 2 और 6 को क्या कर दिया? हटा दिया. तो r माइनस 2,6 ये उसका क्या हो गया? इनपुट वैल्यू, विच इज नॉन एज ए डोमेन वैल्यूज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू √x माइनस 1. अब इस √x-1 को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को फाइंड द डोमेन और रेंज दे रहेगा. fx को फंक्शन को आपने √x-1 जिसको लेट कर लिया, आपने y लेट कर लिया y इक्वल्स टू √x-1. आपको पता है fx का एक रियल फंक्शन है, और रियल फंक्शन है, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर का पार्ट है
वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मिनिमम जीरो से था बट ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में बताया था। रूट के अंदर कोई भी पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो। तो जीरो लिखा और आपने उसको 1 को ट्रांसफर किया तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपका डोमेन यानी इनपुट एक्स आ चुका है, जो कि डोमेन यानी 1 और 1 से बड़ा। तो 1 और 1 से बड़ा, तो 1 इंक्लूड है इसमें, इंक्लूड इसलिए अपन ने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। और 1 से बड़ा कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट जा रहा है, तो इसलिए इन्फाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब बात करते हैं रेंज के लिए। रेंज होता है वाई। अगर यहाँ में मैक्सिमम मिनिमम अगर 1 रखें, 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि जीरो। तो रूट जीरो पे वाई क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब ये मिनिमम जीरो हो सकता है तो वाई भी क्या होगा, मिनिमम जीरो। बाकी जैसे मैं 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू रखते जाऊँगा तो वाई की वैल्यू भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू अब मोर देन जीरो आएगी, डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रेंज हुई जीरो और जीरो से बड़ा। इसका मतलब रेंज होगी जीरो और जीरो से इन्फाइनाइट। तो जीरो इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ, सेम फिफ्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन विच इज एफ एक्स डिफाइंड बाई द मोड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। मॉडुलस एक्स माइनस वन है तो आपको पता है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है, उस मॉडुलस फंक्शन को आप जानते हैं कि वो एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, जो कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू देता है कि प्लस हो माइनस हो तो भी रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव देता है। तो आपको पता है कि यहाँ एक्स की वैल्यू में चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, एक्स के प्लेस पे कुछ भी रख सकता हूँ, यानी रियल वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। रियल रख सकता हूँ तो मेरा इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो आर हुआ, आर यानी रियल वैल्यू हुआ, रियल कुछ भी हुआ। बट आप जब आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में बात करेंगे तो आउटपुट के केस में आप देखोगे यहाँ जब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखोगे तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट जब इनपुट की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम जीरो होगा, बाकी ऑलवेज क्या होगा, जीरो से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने मिनिमम जीरो कर दिया और ऑलवेज आउटपुट क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये रेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह से आपसे पूछ रहा था। एफ दे रखे है आपको, ये फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, फाइंड रेंज। इस फंक्शन की 6 क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करनी तो अपने को पता है कि ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। इस फंक्शन का इनपुट एलिमेंट डोमेन होता है और आउटपुट एलिमेंट रेंज होता है, और अपने को रेंज निकालनी है। तो आउटपुट को अपन ने क्या मान लिया, वाई मान लिया। इनपुट अपने को ऑलरेडी पता है एक्स, और एक्स किसको डिनोट कर रहा है, आर को, आर मतलब डोमेन है। तो ये भी पता लग रहा है, पूछा नहीं डोमेन, बट जब अपन बता सकते हैं कि डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस जो y जो x के टर्म में था उसको x को y के टर्म में बदलना है। तो मैंने इक्वल करके ट्रांसफ़र करके ये x को आपने x को y के टर्म में बदल दिया। ये x इक्वल्स टू, ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, x इक्वल्स टू रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू में पता है कि ये अंदर रूट का जो पार्ट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब मिनिमम नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है मिनिमम। तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम जीरो, यानी ये पूरा पार्ट जो हुआ जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर देन होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। बट आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होता ही नॉन डिफाइन हो जाएगा, तो जीरो पॉसिबल नहीं है। और न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर पॉसिबल है, जीरो हो सकता है। तो अपने क्या लिखा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, न्यूमरेटर पार्ट को जीरो कर लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका ये जीरो पॉसिबल नहीं है, ये जीरो पॉसिबल नहीं है, ये वाला जीरो पॉसिबल नहीं, तो ये जीरो हो सकता है। तो जीरो हो सकता है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपने जीरो लिखा, और डिनोमिनेटर पार्ट को आपने लिखा सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ होगा 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो y इज लेस देन 1। तो इन दोनों को अगर इंक्लूड करें तो y ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड y लेस देन 1। तो y का जो एलिमेंट हुआ वो जीरो से बड़ा और 1 से छोटा, और जहाँ जीरो इंक्लूड भी है तो y इसको लिखेंगे किस तरह, y इज एलिमेंट ऑफ जीरो एंड टू कितना आएगा 1, 1 वहाँ ओपन इंटरवल में, क्योंकि 1 पे ये लिमिट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपने इसको इंटरवल में लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, उसकी रेंज आ गई, y अपना में क्या उसकी रेंज आ गई। ठीक है, जो रेंज होगी 0 से 1 के बिटवीन होगी, 0 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 1 से छोटी होगी, ये ध्यान रखना, ये 0 से 1 के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, ये उसकी रेंज है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि
7 कह रहा है आपसे कि इफ एफ एंड जी आर से आर में फंक्शन है, डिफाइन है रेस्पेक्टिवली, देन एफ एक्स दे रहेगा एक्स प्लस वन एंड जी एक्स दे रहेगा 2x माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल में मैं करा चुका हूँ। एग्जाम्पल में मैंने 16 और 17 दो एग्जाम्पल कराए थे। उनमें बताया था मैंने आप लोगों को कि इनमें आप लोगों को सिर्फ ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। ये मैं ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल में बताया था। इस न्यूमेरिकल की तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करें, एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन आप देख सकते हैं कि लेट एफ दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, यानी इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाई एफ एक्स गिवन है एफ एक्स गिवन है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी, दोनों ए और बी को डिटरमाइन करना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फंक्शन में तो ये डोमेन का पार्ट होगा, ये रेंज का पार्ट होगा, ये डोमेन और रेंज, ये डोमेन और रेंज, ये डोमेन और रेंज होगा। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट। फंक्शन को डिपेंड अपन जैसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई से, तो ये एक्स और वाई और एक्स और वाई और एक्स और वाई की वैल्यूज होगी, एक्स और वाई की वैल्यू। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। आपने एफ एक्स को लिखा 1 1 2 2 2 3 0 -1 1 -1 -3। तो आपने इस फंक्शन को ए एक्स प्लस बी, जिसको एफ एक्स को क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया, यानी वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक एक्स और ये वाई को डिनोट करेगा, यानी एक्स इनपुट के लिए और वाई आउटपुट के लिए डिनोट करेगा। तो आपने सबसे पहले इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको सुटेबल करे। मैंने 1 1 लिया, तो 1 1 को यानी 1 एज ए ये इनपुट की तरह रख दूंगा और ये 1 उसके आउटपुट की तरह जगह रख दूंगा। ये पुट कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन बनी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 बन गया। अब आपने कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, जो मैंने सिंपल रखी 0 -1 रखी, क्यों, जिससे मेरा एक्स गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रखी, अब इसी इक्वेशन में रखी 0 -1 तो 0 -1 रखूँगा, 0 इनपुट एक्स की जगह रखूँगा और -1 वाई की जगह रखूँगा। तो वाई की जगह -1 और एक्स की जगह 0 प्लस बी रखा, तो ए तो 0 हो गया मेरे पास, बी इक्वल्स टू -1 आ गया। अब b इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो b इक्वल्स टू -1 रखने पर a -1 इक्वल्स टू 1, तो -1 को उधर ले गया तो a इक्वल्स टू 2, तो आपके पास a2 आ चुके हैं। तो एफ एक्स ए और b की वैल्यू उठा के आप पर्टिकुलर जो आपका फंक्शन था उस फंक्शन में a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने a की जगह ये फंक्शन था, इस फंक्शन में a की जगह आपने 2x और b की जगह -1, तो आपका जो फंक्शन बना है वो बना है 2x -1। यह फंक्शन आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी है, थोड़ा सा समझना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा 9 में, आपको 9 दे रखा लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई आर a, b, जहाँ वेयर a एंड b आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर एंड आर द फॉलोइंग ट्रू। इनमें से क्या ये ट्रू है क्या। तो फर्स्ट दे रखा a, इज एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि a, आर का पार्ट है, और सेकंड दे रखा a, b अगर आर का पार्ट है तो b, a भी आर का पार्ट है क्या। और तीसरा कह रहा है कि a, b आर का पार्ट है, b, c आर का पार्ट है। देन आप प्रूव करके दिखाओ a, c भी आर का पार्ट है क्या। तो ये तीनों को आपको देखना है कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स है, तो आपको जस्टिफाई करना, जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, आपको हर एक केस में जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई जनरली अपन करते हैं बाय यूजिंग एग्जाम्पल के थ्रू, जब भी करते हैं। तो आपने रिलेशन लिखा r इक्वल्स टू a, b, a एंड b आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब आपने देखा फर्स्ट केस दे रखा है a, इज एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी a, नेचुरल नंबर में आप लेके देखो। तो मैंने एक एग्जांपल रखा 2, 2 इज एलिमेंट ऑफ r, क्या ये ट्रू है क्या। तो आपने इसको इसमें रख के देखा a इक्वल्स टू b वाले केस में, a इक्वल्स टू b स्क्वायर वाले केस में, इसकी जगह a रखा, 2 रखा और b की जगह 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 2 4 के इक्वल होता नहीं है, इसका मतलब इट इज ए फॉल्स केस। ये क्या है, फॉल्स केस है। अब आता है सेकंड केस a, b इज एलिमेंट ऑफ r। आपको ये जूम करना है कि a, तो b का तो r का पार्ट है, बट आप ये बताना है कि b, a भी r का पार्ट है क्या, ऐसा बताना है। तो a, b और b, a r का पार्ट हो, तो इसको देखने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लिया 4, 2 इज एलिमेंट ऑफ r, यानी ये तो ट्रू होना ही चाहिए उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में। तो 4, 2 रखा, 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू 4।
तो ठीक है, ये तो आपका ट्रू सेट हो रहा है। इसका मतलब ये पहला केस ये तो होना ही चाहिए आर का पार्ट। तो अब आपको बताना है कि बी कोमा ए बी उसका उल्टा भी क्या है, आर का पार्ट है या नहीं है। तो उल्टा किया 2,4 का 4,2 का 2,4 लिखा और इसको अपन ने फुलफिल किया उसकी कंडीशन में। ये होता है ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी ए तो ये है बी यहाँ, तो 2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 16। आपको पता है कि 2 16 के इक्वल होता नहीं है, सो इट इज़ ए फॉल्स केस। तो आप कह सकते हैं कि ए कोमा बी आर का पार्ट होगा बट बी कोमा ए आर का पार्ट नहीं होगा। नाउ थर्ड केस आपका आता है ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कोमा सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए कोमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर। तब आपको बताना है कि ए कोमा बी का आर का पार्ट है और बी कोमा सी आर का पार्ट है, तो ए कोमा सी आर का पार्ट प्रूव करना है। तो अपन एक एग्जांपल लिया, ए कोमा बी आर का पार्ट होना चाहिए, तो 16,4, तो 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, जो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर को डिनोट करता है, तो ये इसका ट्रू हो रहा है। 4,2 देखो आप ए कोमा बी और बी कोमा सी यानी दोनों कनेक्टेड है, तो ऐसा भी आपको एग्जांपल लेंगे जिनमें कनेक्टेड होना चाहिए। 4 और 4 लिया मैंने, तो ये ट्रू है। ये भी देखो 4,2 देखो 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, बट अगर आप देखो तो जब इन दोनों का आने के बाद आप देखते हो ए कोमा सी, ये इसकी बात कर रहा है ए कोमा सी, ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो बी बी इक्वल आ रहा है, तो ए कोमा सी ट्रू प्रूव होना चाहिए। तो अब देखो 16,2 को आपको चेक करना पड़ेगा। 16,2 के लिए आपने देखा तो 16 का स्क्वायर आपने आने पे 16 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 इक्वल टू 4 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आपने रिजल्ट निकाला है कि ए इक्वल्स टू सी नहीं होगा आर का पार्ट। तो ये अगर ए कोमा बी आर का पार्ट और बी कोमा सी आर का पार्ट है तो ए कोमा सी आर का पार्ट नहीं होगा, इसलिए 16 नॉट इक्वल्स टू 4, तो इसलिए ये फॉल्स केस हो गया। इसका मतलब 9th में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केस क्या हुए? फॉल्स केस हो गए, यानी फर्स्ट भी फॉल्स हो गया, सेकंड भी फॉल्स हो गया और थर्ड भी फॉल्स हो गया। तो तीनों केसेस में 9th में आप लिखोगे ऑल थ्री केसेस आर फॉल्स। ना क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ ए 1 2 3 बी दे देगा 1 5 9 11 15 16 एंड फंक्शन दे देगा 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है? एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, दोनों केस में आपका आंसर जस्टिफाई करना कि एफ रिलेशन है ए से बी में या एफ फंक्शन है ए से बी में, आप उसको जस्टिफाई करना। बिल्कुल करते हैं। आप लोगों को जो सबसे पहले जो क्वेश्चन का पार्ट गिवन है वो गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। इसका एफ दे देगा 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। इसने आपने ए और ये बी बना दिया, ए में 1 2 3 4 लिख दिया और बी में 1 5 9 11 15 16 लिख दिए। आप देख सकते हो 1 पे 5 1 पे 5, 2 पे 9 2 पे 9, 3 पे 1 3 पे 1, 4 पे 5 4 पे 5 एंड 2 पे 11 2 पे 11। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बोलता है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल ए से बी में, क्योंकि जो भी एलिमेंट दे रखे हैं ये सारे एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ए क्रॉस बी के। तो आप लिख सकते हो एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी फंक्शन जो भी गिवन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए फर्स्ट आपका ट्रू है। फर्स्ट जो है वो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये फर्स्ट ट्रू है। जब बात कर रहे हैं अपन सेकंड की, तो सेकंड के केस में आप देखोगे कि 2 पे 9 आ रहा है 2 पे 11 आ रहा है, नहीं अकेले 2 पर 2 इमेज आ रही है, 2 पे 9 आ रहा है 2 पे 11 आ रहा है, यानी इनपुट 2 सेम है बट आउटपुट 2 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसी एक इनपुट पर 2 अलग अलग इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन की जो भी डेफिनेशन उसको स्पॉइल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन पे 2 रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, जो कि एक इनपुट पे 2 रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, जबकि आपको फंक्शन कहता है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी 2 पे केवल एक इमेज मिलनी चाहिए, तो जबकि यहाँ पर 2 पे 2 इमेज मिल रही, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो आपका सेकेंड केस हुआ कि इट इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ये फंक्शन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ए बी ए प्लस बी एंड ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। इंटीजर का पार्ट है, जेड मतलब इंटीजर होता है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड? जस्टिफाई योर आंसर।
तो आपको बताना है कि जो फंक्शन दे रखा है ये क्या है कि इंटीजर को डिनोट करता है और ये जस्टिफाई करना अपने आंसर को। तो आप देखिए सबसे पहले फंक्शन दे रखा है ए प्लस बी एंड ए बी इज एलिमेंट ऑफ जेड। तो फंक्शन को जस्टिफाई करना, जब भी जस्टिफाई करना हो तो अपन कोई एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक केस लिया, केस 1 फर्स्ट, जिसमें अपन एक लेट किया कि a इक्वस टू 2 एंड b इक्वस टू 3। इंटीजर वैल्यू आपने कोई भी लेट कर ली, a इक्वस टू 2 एंड b इक्वस टू 3। तो आपका f होता है ए बी, पहला x इनपुट की जगह डोमेन की प्लस पे ए बी, तो ए बी यानी 2 इंटू 3 6 हो गया, और a प्लस बी 2 और 3 5 हो गया। ये पहला जब केस आता है f, उसके केस में ये आया। बट जब केस दूसरा लिया, सेकंड केस, a इक्वस टू -2 एंड b इक्वस टू -3, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने कुछ कंसिडर किया, आप कुछ भी ले सकते हैं। a इक्वस टू -2 एंड अब कैसे लेना वो भी आपको पता लग जाएगा। a इक्वस टू -2 एंड b इक्वस टू -3, तो आप देख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3 यानी प्लस का 6, और ऐड करोगे तो -2 एंड -3 यानी -5। तो अब आप देख सकते हो ये 6 पे दोनों के इनपुट 6 है बट आउटपुट दोनों की डिफरेंट आ गए। तो अभी आपको बताया था जस्ट रिसेंट प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर इनपुट सेम है और आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं तो ये यूनिक इमेज नहीं हुई। एक इमेज, एक ही वैल्यू पर दो इमेज आ रही है, प्लस का 5 और माइनस का 5 आ रही है, और दो इमेज आती है तो ये फंक्शन नहीं होता, इट इज़ अ रिलेशन। तो आपको बोल रहा है जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई ये करते हैं कि f6 पर दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन ही है, इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। आपका प्रूव हो गया कि इट इज़ ए रिलेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका जो होता है 12, देखिए लेट ए दे रखा है 9 10 11 12 13, लेट एफ दे रखा है ए से एन के अंदर and defined by fn the highest prime factor of n, find the range of f। तो आपने ए दे रखा है सेट और f दे रखा फंक्शन दे रखा ए से नेचुरल नंबर, ए यानी इनपुट ये होगा और आउटपुट जो होगा वो नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। और फंक्शन जो डिनोट करेगा, फंक्शन की जो डेफिनेशन बना रखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, वो ये है कि एफ एन द वैल्यू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी एन यानी जो भी वैल्यू रखेंगे उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है वो यहाँ लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ आउट इनपुट का काम करेगा और ये आउटपुट का काम करेगा। तो अपने पास एफ ए इनपुट है तो एफ 9 रखा, 9 रखने पर उसके 9 के प्राइम फैक्टर बनाओ 3 इंटू 3, 10 के प्राइम फैक्टर बनाओ 5 इंटू 2, 11 के बनाओ 11, 12 का 12, 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 13 का 13 इंटू 1, इसके जो प्राइम फैक्टर कर सकता है। अब आपने लोगों ने देखा कि सबसे पहले इसको ये एफ जो इनपुट है वो इनपुट ये जाएगा यहाँ पर 9 और इसके फैक्टर अपने ये लिखें 3, इसका हाईएस्ट फैक्टर 3 है, इसका हाईएस्ट फैक्टर 5 है, इसका हाईएस्ट फैक्टर 11 है, इसका हाईएस्ट फैक्टर 3 है, इसका 13 है। 9 पे 3, 10 पे 5, क्योंकि 9 इनपुट होगा ए और n आउटपुट है तो ये यहाँ लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो 9 10 11, तो 9 पे 3, 10 पे 5, 11 पे 11, 12 पे 3 एंड 13 पे 3। अब आपको पूछ रहा था रेंज दिखानी, रेंज यानी सेकंड एलिमेंट इज नॉन एज अ रेंज। तो 3 5 11 3 13, आप देख सकते हो 3 दो जगह आ रहा तो रोस्टर फॉर्म में अपन एक बार ही लिखेंगे, तो एक बार लिख रहे तो 3 5 11 और 13, 3 5 11 एंड 13, ठीक है। ये आपकी रेंज आ गई। अगर वो डोमेन पूछता तो 9 10 11 12 13 रेंज डोमेन हो जाता, बट उसने रेंज पूछी तो रेंज निकाल दी। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज मिसलेनियस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको इस चैप्टर में जो भी तकलीफ हो, एनसीईआरटी से मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया, इसमें जो भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप करिए। ओके, थैंक यू।